बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की जो समाअत है, उस समाअत का खुलासा आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई कई घंटों पर मुहित है। सुबह 10:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, 11 बजे वक्फा किया गया, 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और फिर 12 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और अब तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट की फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी है। तो अब तक की कार्रवाई का जो खुलासा है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पे आए। उनकी जानिब से कहा गया कि एक दरख्वास्त फेडरेशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, और जो पैराग्राफ है जिसमें वफाकी हुकूमत को और मुसल्लह अफवाद के सरबराहान को कहा गया था कि आप तहकीकात करके रिपोर्ट दें उन फौजी अफसरान के हवाले से जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है या सियासी मामलात में मुदाखलत की है। तो अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पे आए, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें सेक्रेटरी वजारत दिफा को शामिल किया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा उसमें शामिल है, इसके साथ साथ जो वजारत दाखिला है उनके एडिशनल सेक्रेटरी शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो ISI है उसके डायरेक्टर भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल होंगे, जिसका पहला इजलास जो है वो 26 अक्टूबर को हो चुका है। और ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है 1 दिसंबर 2023 को जब वजारत दिफा को पेश करेगी। तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी धरने के मामले पे, TLP के धरने के मामले पे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरने केस का एक पैराग्राफ था कि एक मुआहदा सामने आया जिसमें उस वक्त के जो DGC थे ISI के, उसके दस्तखत फैज़ हमीद के उस मुआहदे पर मौजूद थे। तो इस पर तहकीकात करने का हुक्म दिया गया, और जब यह रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में पेश की तो अदालत की जानिब से कहा गया कि यह तो महज एक दिखावा आपकी कार्रवाई रखती है। बल्कि अदालत ने पूछा कि जो कमेटी आपने बनाई है इसका नोटिफिकेशन किधर है, नोटिफिकेशन में क्या आपने मेंशन किया है कि जो कमेटी आपने बनाई है वो किस मामले की तहकीकात करेगी। TORs तो महज आपके ऐसे लगने के जैसे आप ये एक दिखावे की कार्रवाई करके जो जिम्मेदारान हैं उनको बरी करना चाहते हैं, उन्हें एक्सोनरेट करना चाहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो नोटिफिकेशन है वो मैं अदालत को दे दूंगा। तो अदालत ने कहा कि नोटिफिकेशन अभी मंगवाएं। तो फौरी तौर पे वो नोटिफिकेशन अदालत में जो है मंगवाने के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस का स्टाफ था उनसे कहा गया। इस दौरान अदालत में जो अतर मिनल्ला साहब थे उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया कि ये जो आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है ये वजारत दिफा ने किस कानून के तहत बनाई है, कोई कानून तो होगा जिसके नीचे ये कमेटी बनाई गई है। बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर आपने इस मामले की तहकीकात करवानी थी फैज़ाबाद धरने के हवाले से, जिम्मेदारों का तयन करने के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत के पास तो एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट मौजूद है 2017 का, उसके तहत आप जो है ये कमीशन बना देते और एक अच्छी साख का हामिल उसके कमीशन का सरबराह बना देते, जिसके बाद तमाम तर वसी अख्तियारात होते, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो इंक्वायरी कर सकता है। यहाँ पर तो जो आपने TORs बनाए हैं इसको आपने इतना वसी कर दिया है कि जब आप मामले को वसी कर देंगे, TORs को वसी कर देंगे, तो इतने सारे जिम्मेदारान उसमें शामिल हो जाएंगे कि किसी को भी किसी एक को जिम्मेदारान ठहराना जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने ये भी कहा कि तहकीकात कराने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। आपने जो TORs हैं इसमें तो आपने सब चीज़ें जो है वो शामिल कर दी हैं। 126 दिन का धरना दे के मुल्क को मफलूज कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन कौन करेगा। अगर आपने काम करना है, फैसले पर अमल दरामद करना है तो बता दें, नहीं फैसले पर अमल दरामद करना है तो तब भी साफ साफ बता दें, इस तरह की मुबहम बातें ना करें। तो फिर जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट हुकूमत बना सकती है, हुकूमत के पास अख्तियार मौजूद है, तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं हुकूमत से को जाके बताऊंगा, ये प्रपोजल पेश करूंगा कि फैज़ाबाद धरना केस के जिम्मेदारान जो हैं ख़ास तौर पे मुसल्लह अफवाज के हवाले से जो उसमें पैराग्राफ है उसके हवाले से प्रपोज करूंगा, तजवीज़ करूंगा कि इस पर आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जो है कमीशन तश्कील दे दें, तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये आप हमें महीनों में आगाह नहीं करेंगे और ना आपको हम एक हफ्ते की तारीख देंगे, हम आपको मुख्तसर तारीख देंगे। तो आपने इस हवाले से कि हुकूमत क्या करती है, कमीशन बनाती है, कमीशन नहीं बताती, आप हमें आके बताएंगे। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज नहीं, मैं जुमे तक जो है इस फैसले के हवाले से आपको जो है वो आगाह कर दूंगा। फिर आगे चल के काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आइन के तहत चलना है, ये कागज़ के टुकड़े, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटियाँ बनाना है, ये कोई चीज़ नहीं। अख्तियार हुकूमत के पास है, इस अख्तियार को हुकूमत क्यों इस्तेमाल नहीं करती। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने जो अफसार आलम साहब ने कल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था
उसका जिक्र भी किया कि यह बड़ा संजीदा इशू है। कमीशन के पास बड़े वसी अख्तियारात होंगे, कमेटी के पास तो इतने अख्तियारात नहीं होंगे। अगर कुछ छुपा के रखना है, यानी आप बरी करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इंक्वायरी करनी है तो सीधा सीधा बता दें कि क्या इस इवेंट की आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत की मुकम्मल इंटेंट है, मुकम्मल नीयत है, वो इस मामले की तहकीकात जो है वो करना चाहती है। अख्तर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि आइन को किसी कीमत पर जो है वो किसी भी कीमत पर बरकरार रखा जाए। पिछले 70 साल में जो कुछ हुआ उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि माजी को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन माजी से सीख के हम मुस्तकबिल जो है उसको अपना जो मुस्तकबिल है उसको जो है महफूज बना सकते हैं। तो जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई थी उसको तो आज अदालत ने रद्द कर दिया, और जो अख्तर मिन्नल्ला साहब के रिमार्क्स थे कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत आप इस मामले की तहकीकात कराएँ, इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने अब अदालत को जो है इस पर जो तजवीज़ हुकूमत को देंगे, हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है उस फैसले के हवाले से जो है वो अदालत को आगाह करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो अगला मामला इसमें हुआ वो ये था कि काजी फैसल साहब ने ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र किया कि वो कनाडा के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, उन्हें कौन पाकिस्तान में लेके आया था, उन्हें पाकिस्तान का डर था तो आए थे, अचानक से क्यों चले गए, क्या कनाडा की हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने कोई रब्ता किया, क्या ये सहूलत सिर्फ कनाडा के शहरियों के लिए है कि पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पर अफरा तफरी करें, एहतजाज करें, इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ और फिर वापस चले जाएँ, क्या ये राइट जो है पाकिस्तान के शहरियों का है कि पाकिस्तान के शहरी कनाडा में जाके ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने हवाला भी दिया जो अभी हालिया दिनों में कनाडा में एक सिख वहाँ पे सिख शहरी का कत्ल हुआ था, उस पर जो कनाडा और भारत के साथ जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी उसका जिक्र भी किया कि देखें कनाडा किस हद तक क्या एक बड़े मुल्क के सामने जो है वो डट गया कि हमारा एक शहरी कत्ल हुआ है। तो उन्होंने यहाँ तक बात की तो क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा के साथ कोई रब्ता किया था, एक वहाँ से शख्स आया था, क्या पाकिस्तान जो है वो काबिल फ़रोख्त है, पाकिस्तान में उन्हें कौन लेकर आया था, उसको टिकट किसने दिया था, और फिर वो हमारे पाकिस्तान में रहे भी नहीं, फिर पाकिस्तान में क़याम भी करते अगर उन्हें पाकिस्तान का इतना डर था। और काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि दुनिया भर में हमें बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम अमन का मज़हब है, मुल्क और दीन को दोनों को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। ये कैसे आए थे, क्यों आए थे, कैसे वापस चले गए, क्या हुकूमत को हटाने के लिए, ताहिर कादरी साहब का नाम नहीं लिया, क्या ये हुकूमत को हटाने के लिए आए थे। और फिर अख्तर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि 70 सालों में आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो इस वजह से है कि आज तक हमने आइन पे अमल नहीं किया। आज अगर तय कर लें कि मुल्क आइन के तहत चलेगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, हम बेहतरी की जानब जाएंगे। और फिर काजी फैसल साहब ने हवाला दिया कि ये जो धरना दिया गया या जो धरने दिए गए इसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ। हम लोगों से पैसे मांगने के लिए जाते हैं, दुनिया के इदारों से, ममालिक से पैसे मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन हम खुद अपना नुकसान करते हैं, अपने हाथों से अपना माली नुकसान करते हैं। और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने फिर अफसार आलम साहब का पूछा कि वो आए हैं, तो बताया गया कि अफसार आलम साहब भी मौजूद हैं। तो उनका जो बयान हल्फी था अफसार आलम साहब का, उससे मुतल्लिक जो चेयरमैन पैमरा के वकील थे उनसे पूछा गया कि आपने ये बयान हल्फी पढ़ा है। तो पैमरा के वकील ने कहा कि मुझे अभी मिला है, मैंने ये नहीं पढ़ा। तो अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया और जो चेयरमैन पैमरा है सलीम बेग साहब, उन्हें कहा गया कि आप चेयरमैन पैमरा को भी बुला लें। तो चेयरमैन पैमरा साहब भी अदालत में आ गए। 11:30 बजे कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन एक और केस पेंडिंग पड़ा था, उसको सुनने के बाद फिर 12 बजे फैज़ाबाद धरना केस की दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। तो चेयरमैन पैमरा साहब पेश हुए और उनकी काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की गई, क्योंकि उन्होंने 4 मौके अदालत के सामने लिए। एक तो जो वकील के हवाले से कहा गया कि वकील ने फ़ाइल नहीं पढ़ी थी, एफिडेविट नहीं पढ़ा था, उसके बारे में काजी फैसल साहब ने चेयरमैन पैमरा को बताया। और फिर उनसे ये पूछा कि आपने ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है आपने क्यों दायर की थी। और फिर अफसार आलम का जो एफिडेविट था उसका भी जिक्र किया गया। और अख्तर मिन्नल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, पूछा चेयरमैन पैमरा से कि जो अफसार आलम साहब हैं उन पे तो जब वो चेयरमैन पैमरा थे बहुत ज़्यादा दबाव था, बैरूनी बहुत ज़्यादा दबाव था, आप भी पिछले 5 साल से चेयरमैन पैमरा हैं, कि आपके ऊपर भी किसी कोई बाहर का कोई दबाव है या नहीं है। तो इस पर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब ने कहा कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, मैं दबाव के बगैर जो है वो अपने ओहदे पर जो है मौजूद हूँ, मुझे किसी ने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो काजी फैसल साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त क्यों दायर की, किसके कहने पर दायर की, ईमान से बताएँ, सच बताएँ। तो चेयरमैन पैमरा ने बताया कि बल्कि पहला जो मौक़िफ़ उन्होंने लिया कि चूँकि सारे लोग जो है सारे इदारे फैज़ाबाद धरने के इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर रहे थे तो हमने भी दायर कर दी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका कानून के तहत बना इदारा है, क्या वहाँ पे ऐसे फ़ैसले होते हैं कि बाकी इदारे भी फ़ाइल कर रहे थे, क्या आपने कोई लीगल ओपिनियन, आपका लॉ डिपार्टमेंट है, आपने वहाँ से लीगल ओपिनियन नहीं ली। और फिर जब बहुत ज़्यादा सरजनिश हुई तो फिर चेयरमैन पैमरा ने कहा कि ये फ़ैसला जो है वो मैंने किया था और ये हमारी गलती थी, ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करना।
तो इस वही काजी फैसल साहब ने कहा अब आप अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। और दरमियान में जब फिर एक मरतबा फिर पूछा गया तो उस पर चेयरमैन पैमरा ने कहा कि ये पैमरा अथॉरिटी का फ़ैसला था। तो काजी फैसल साहब ने पूछा कि अगर ये अथॉरिटी का फ़ैसला था तो फिर एडवाइजरी बोर्ड का कोई डिसीजन होगा, तो वो डिसीजन तहरीरी तौर पे होगा, आप वो डिसीजन दिखा दें। तो इस पे चेयरमैन पैमरा ने कहा कि जो बोर्ड था पैमरा का, उसने ज़बानी तौर पे जो है मैंने उससे अप्रूवल लेके ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप एक मरतबा फिर गलत बयानी कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि बाकी सारे दायर कर रहे, तो हमने भी दायर कर दी। अब आप कह रहे हैं कि बोर्ड ने फैसला किया, तो बोर्ड का आप फैसला दिखा दें। जब बोर्ड का फैसला दिखाने के बाद की तो आप कह रहे हैं कि ज़बानी तौर पर फैसला हुआ था, तो अपना कानून निकाल के देख लें, उसमें क्या लिखा है कि आप ज़बानी फैसला करेंगे या बोर्ड से तहरीरी तौर पर फैसला लिया जाएगा। और फिर जब इसके ऊपर सरजनिश हुई तो चेयरमैन पैमरा ने कहा कि नहीं, वो जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो दायर करना हमारी गलती थी। अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि आज 4 साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हो चुके हैं, आपने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के हवाले से क्या अमल दरामद किया, कितने जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया? तो इसके ऊपर भी कोई जवाब था नहीं, बल्कि काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने 108 सफ़ात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। तो 108 सफ़ात की रिपोर्ट आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 पैराग्राफ के ऊपर हमें तो दे दी कि जज साहबान इनको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने एक्शन क्या लिया, आप एक्शन के हवाले से बताएं। तो एक्शन कुछ था नहीं। तो फिर इसके ऊपर खासी ज़्यादा सरजनिश हुई, और बल्कि काजी फैसल साहब ने उनसे तनख्वाह के बारे में भी पूछा चेयरमैन पैमरा से कि आप कितनी तनख्वाह लेते हैं और तो कहाँ से लेते हैं। तो चेयरमैन पैमरा ने कहा कि मैं सरकार से तनख्वाह लेता हूँ। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि सरकार से नहीं, आपको तनख्वाह आवाम देती है, और आप यहाँ अदालत में गलत बयानी कर रहे हैं। क्यों ना आपने अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ करें। और फिर आगे चल के नाजरीन, काजी फैसल साहब ने जो वकील थे पैमरा के, वो रोस्टम छोड़ के चले गए, नाराज़ हो गए, क्योंकि वो भी बार बार बात करने की बात कर रहे थे। बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन वो नाराज़ हो गए कि मुझे बात नहीं करने दी जा रही। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप सीनियर वकील होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी, जब ये खबरें चल रही थी तो आप पता करते कि अबसार आलम साहब ने बयान हल्फी जमा कराए, उसको कलेक्ट करके आप जो है वो खुद भी पढ़ते और अपने इदारे को भी बताते। तो ये तो आपका खुद का कंडक्ट है। ये अच्छा है कि आप जो है अगर बात की जाए तो आप दांत दिखा के चले जाएं, और हम ऐसे केस नहीं, हम इस तरह से केस चला रहे हैं, ये हर चीज़ को मजाक ना बनाए। हुकूमत को ये चेयरमैन सूट करते हैं, जो मर्ज़ी जो है वो वायलेंस होता रहे, क्योंकि चेयरमैन नैब जो है 3 हुकूमतों को, चेयरमैन जो पैमरा 3 हुकूमतों को सूट करते हैं, तो जिसकी मर्ज़ी है वायलेंस करें, बस यही आज़ादी है। अबसार आलम साहब ने, काजी फैसल साहब ने कहा कि नाम लिए हैं, बड़ी जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया है। वो महकमे में बैठे थे, तब भी उनकी तरफ से जो खतूत लिख के आर्मी चीफ को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, वज़ीर आज़म को भी बताया गया कि क्या कुछ चल रहा है। और फिर नाज़रीन, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपके खिलाफ कोई हदायत तो थी नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने चेयरमैन पैमरा से पूछा तो फिर आपने नज़रसानी क्यों दायर की, आप पर तो कोई प्रेशर भी नहीं था, तो फिर आपने नज़रसानी क्यों दायर कर दी। और फिर काजी फैसल साहब ने चेयरमैन पैमरा से कहा कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आखिर में सब ने जाना उधर ही है जहाँ सब ने जाना है। तो हम तो आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो आप उसके खिलाफ आपका इदारा खड़ा हो जाए, लेकिन आप MP1 के चूँकि ऑफिसर हैं, आपसे सच नहीं बोला जा रहा। एडवाइजरी बोर्ड का कोई तहरीरी फैसला है तो हमें दिखा दें। तो यहाँ पे चेयरमैन पैमरा साहब ने फिर दोबारा से जो है अपनी गलती का एतराफ़ किया। और फिर काजी फैसल साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अबसार आलम साहब ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, और खतूत भी लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब वो चेयरमैन पैमरा थे, कि बाहर से उनके ऊपर कैसे प्रेशर डाला जा रहा था। खतूत भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, आपके नॉलेज में भी होगा। चेयरमैन पैमरा को मुखातब करके कहा कि साबिक चेयरमैन पैमरा ने, अबसार आलम साहब ने ख़त लिखे थे, तो हम भी कुर्सी से जो भी उतरता है वो प्रेशर की बात करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात तो जो अपने अबसार आलम साहब थे उन्होंने कुर्सी पर बैठ के की, तो इस पे उन्हें सराहा जाना चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो इस पे जब अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए, तो जो अबसार आलम साहब अपनी कुर्सी पे बैठे थे वो आपदीदा हो गए। उन्होंने टिशू के साथ अपनी आंखें साफ की, आंखें उनकी नम हो चुकी थी। और फिर जब वो रोस्टम पे आए, उन्हें बुलाया गया अबसार आलम साहब को, तो अबसार आलम साहब ने कहा कि ये जो अल्फाज मेरे बारे में अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं, मेरे लिए सारी ज़िंदगी का सरमाया है। और फिर अबसार आलम साहब जब आए तो काजी फैसल साहब ने उनसे खतूत के बारे में पूछा कि उसमें आपने कुछ रफ़ एलिमेंट्स की बात की, कि आपको मीडिया के अंदर कोई रफ़ एलिमेंट्स थे, वो धमकियाँ दिया करते थे। आपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, आपने जो है वो आर्मी चीफ को ख़त लिखा, क्या आप इनमें जो इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं, आपने किसी का नाम नहीं लिखा, वो रफ़ एलिमेंट्स कौन से थे? तो इस पर अबसार आलम साहब ने कहा कि मेरे जो लेटर्स हैं उसमें मैंने 2 बातें की हैं, जो रफ़ एलिमेंट्स मीडिया में थे उनकी बात भी की है, और जो बाहर से अलग से मीडिया के इदारों से हट के दबाव था मैंने उसका जिक्र भी किया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपका ख़त लिखना बड़ा अहम था,
हैरान कुन था कि आपके उस ख़त का जो है किसी ने जवाब नहीं दिया, आप सबके नॉलेज में लेके आए, ये हमारी सोसाइटी में कम होता है। अबसार आलम साहब ने कहा कि आपके अल्फाज मेरे लिए सरमाया है और मेरे लिए सरमाया है। और फिर अबसार आलम साहब ने कहा कि जब मैं चेयरमैन पैमरा बना तो मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में मेरी बरतरफ़ी के लिए मुझे ओहदे से हटाने की दरख्वास्तें दायर हुई और एक दरख्वास्त जो सिंध में थी वो तो वापस ले ली गई। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अदलिया पे उंगली उठा रहे हैं कि आपको प्रेशर के तहत, अदालत पर प्रेशर डाल के आपको ओहदे से हटाया गया, लेकिन आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं उस पर हम कमेंट्स तो नहीं कर सकते, वो फैसले आप साथ लगाते। और फिर जो पैराग्राफ था फैज़ हमीद के हवाले से, वो पढ़ने के लिए काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आप ये फ़लाँ पैराग्राफ पढ़ें। तो उस पैराग्राफ को पढ़ा जहाँ पे अबसार आलम साहब ने लिखा था कि फैज़ हमीद साहब ने भी उन पर दबाव डाला, उनको धमकियाँ दी और उनके इदारे के लोगों ने भी धमकियाँ दी, और जो प्रोग्राम था अपना नजम शेट्टी का, उसको प्रोग्राम बंद करने की बात की। तो अबसार आलम साहब ने बताया कि मेरे पर प्रेशर भी था, लेकिन मैंने नजम शेट्टी साहब को जो प्रोग्राम था वो बंद नहीं किया, और हुसैन हक्कानी पे पाबंदी लगाने की भी बात की गई। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि तो फिर आपके हटाने की क्या आप समझते हैं कि यही वजह बनी है कि आप उनकी बात नहीं मानते थे? तो अबसार आलम साहब ने कहा कि मैं उनकी पॉकेट में नहीं था। और फिर एहतर मिल्ला साहब ने कहा कि आपके बाद वाले तो कहते हैं कि उनके ऊपर, जो आपके बाद वाले चेयरमैन पैमरा है, वो तो कहते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं और उन्हें 5 साल हो चुके हैं। तो अबसार आलम साहब ने कहा कि मौजूदा जो चेयरमैन पैमरा है वो हो सकता है कि लकी इंसान है, इस वजह से उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आया हो। तो काजी फ़ैसल साहब ने फिर उनसे एक सवाल पूछा कि अगर इस मामले पे कमीशन बनता है, जुडिशल कमीशन हुकूमत बनाती है, तो आप कमीशन में जाएंगे, वहाँ पे जाके ये बयान देंगे? तो एक लंबी एक ठंडी आह भरी अबसार आलम साहब ने कलमा पढ़ा, उसके बाद कहा कि मैं कमीशन में जाके बयान दूंगा। काजी फ़ैसल साहब ने पूछा कि वहाँ पे आपके ऊपर जिरा भी होगी, जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाया वो भी आएंगे, वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, आप जाएंगे? तो अपने अबसार आलम साहब ने कहा कि मैं जाऊँगा, मुझ पर जिरा करेंगे, मैं जिरा भी करूँगा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये वजाहत उन्होंने कर दी। इसके बाद काजी फ़ैसल साहब ने पूछा अबसार आलम साहब से कि वो जो दरख्वास्तें आपके खिलाफ दायर हुई थी वो किसने दायर की थी? तो अबसार आलम साहब ने बताया कि मुनीर अहमद दरख्वास्त गुजार थे, अज़हर सदीक उसमें पटिशनर थे। अब ये मुनीर अहमद गालिबन जो मुझे याद पड़ता है, अभी कुछ केसेस जो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसेस केस के हवाले से आए थे उसमें भी गालिबन दरख्वास्त गुजार थे, या फिर किसी और में थे, या लाहौर हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्तें तसलसल के साथ मुनीर अहमद के नाम से जो है वो दायर होती रहती हैं। लेकिन अबसार आलम साहब ने कहा कि साफ़ियों में मशहूर हैं कि ये एजेंसियों का बंदा है। तो फिर काजी फ़ैसल साहब ने अबसार आलम साहब से कहा कि आपके पास जो फ़ैसले हैं जो आपकी बरतरफ़ी के हवाले से है, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, आप उन फ़ैसलों की नकल हमें दे दें। इसके बाद काजी फ़ैसल साहब से एहतर मिल्ला साहब ने पूछा कि जब आपके आपसे कुछ हो रहा था तो आपने अपने ओहदे पर बहाली के लिए अदालत से रजू दोबारा से क्यों नहीं किया? तो इस पर अबसार आलम साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, तो इसमें मैंने बहाली की दरख्वास्त भी दायर नहीं की। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि उम्मीद ख़त्म करना जो है वो कुफ़र है। इसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद साहब की भी मुतफ़रक़ दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने भी कह रखा है कि मेरी भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस की जाए, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि ये दरख्वास्त जो है जो शेख रशीद की तरफ से आई है ये मैंने दायर नहीं की, मेरा शेख रशीद के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। पहले मानूर किरनानी साहब उनके वकील थे, वो अब बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर कानून बन गए हैं, तो मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। तो काजी साहब ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भी सरजनिश की कि आपका अपने क्लाइंट के साथ रब्ता नहीं, तो क्यों ना आपका लाइसेंस मनसूख कर दें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को एक मरतबा फिर शेख रशीद के साथ रब्ता करने की इजाज़त दे दें। तो फिर अदालत ने मुनासिब समझा कि क्यों ना शेख रशीद साहब को नोटिस करके समन करके आइंदा समात पे जो है बुला लिया जाए। इसके बाद इजाज़ुल हक साहब का जो मामला था कि उनके हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशन अदालती फैसले में एजेंसियों की रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया था, उस पर जो वकील थे इजाज़ुल हक के, उनकी जानब से कहा गया कि हमने बयान हल्फी दे दिया है और जो ISI की रिपोर्ट हमारे बारे में है उसको हम कॉन्टेस्ट करते हैं, उसमें बेबुनियाद बातें लिखी गई हैं, हमने कोई TLP के धरने को सपोर्ट नहीं किया था। और ये भी कहा अपने वकील ने, इजाज़ुल हक के वकील ने, कि जो इजाज़ुल हक के वालिद थे वो आर्मी चीफ थे, बल्कि काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि इजाज़ुल हक के जो वालिद थे वो आर्मी चीफ थे, तो वकील ने कहा कि उनके वालिद सदर पाकिस्तान भी थे। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि मैं इजाज़ुल हक के वालिद को सदर पाकिस्तान नहीं मानता। वकील ने कहा कि इजाज़ुल हक साहब का नाम जो है आईने पाकिस्तान में भी लिखा गया है, वो सदर पाकिस्तान है। तो इस पर काजी फ़ैसल साहब ने कहा, बल्कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन से इजाज़ुल हक का नाम निकाल दिया गया है। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आइन के तहत 5 साल के लिए सदर बनता है, बंदूक के ज़ोर पे किसी को सदर बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर क्या ISI ने आपका नाम गलत शामिल किया है, क्या आप उसकी रिपोर्ट को जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? तो ये इजाज़ुल हक के हवाले से बात हुई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से फैसला था उस पर हमने अमल दरामद कर दिया है।
तो अदालत ने पूछा कि आपने क्या तहकीकात की, क्या अमल दरामद किया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जो TLP थी उसके फ़ॉरेन फंडिंग की भी तहकीकात की है। 15 लाख बाहर से आए थे, लेकिन चूंकि एक थोड़ी अमाउंट थी तो हमने कहा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में नहीं आती। तो काजी फैसल साहब ने कहा क्या इतनी जो छोटी अमाउंट है आप इसको पीनट कह रहे हैं, तो मैंगो क्या होगा? यानी 15 लाख की रकम आई है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, आप 15 लाख की रकम को छोटा कह रहे हैं। और फिर नाज़रीन इस पे नाज़रीन ये भी पूछा गया कि 2000 कार्ड TLP के पास कहाँ से आए जो उन्होंने इकट्ठे किए और फिर पार्टी रजिस्टर करवा ली, और बाहर में दुबई से बैठ के इस पार्टी को रजिस्टर कराया गया। क्या बाहर से बैठ के कोई पार्टी रजिस्टर हो सकती है? तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा कि बाहर से बैठ के पार्टी रजिस्टर कराने पर कोई पाबंदी नहीं है। फर्दर क्या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे वक्त भी दीजिएगा नाज़रीन, पढ़ता जाता हूँ। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक TLP की 30% फंडिंग बैरून मुल्क से आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि TLP के पास 50 लाख रुपए की फंडिंग कहाँ से आई? पेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने TLP की वकालत की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पेंट्स का लफ्ज़ जो है वो शायद मुनासिब नहीं। और फिर चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा हो कि लगता है कि आज किसी और की वकालत आप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी के लिए फंडिंग मुफ्ती आबिद ने जमा की, डोनर्स ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने का कहा। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सियासी जमात को फंडिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कानून के खिलाफ ही काम करती है, आईनी इदारा किसके दिफा में बैठा हुआ लग रहा है। और फिर नाज़रीन चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी सच बताने को तैयार नहीं, सब कहते हैं कि इत्तफाकिया था। कितना हसीन इत्तफाक है कि वजारत दिफा, इलेक्शन कमीशन समेत सब ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की। 4 साल बाद नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। ये भी हुस्न इत्तफाक है। चीफ जस्टिस का जवाब के हुस्न इत्तफाक पे कोई शेर ही सुना दें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस वक्त यही शेर अच्छा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, इस वक्त यही शेर अच्छा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हर इदारे को अपना काम करने का ही हुक्म दिया था, क्या आइन में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ है? तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आर्टिकल 17 के तहत हर सियासी जमात फंडिंग के ज़राए बताने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेंट्स का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने अमरीकी सदर को 1989 में कम इमदाद देने पर कहा था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त के अमरीकी सदर भी जिमी कार्टर का मूंगफली का फार्म था, जिस वजह से जुमला बोला गया। तो इस पे कुछ लाइटर नोट के ऊपर भी बात हुई। तो फर्दर जो प्रोसीडिंग है और इसमें जो कुछ रह गया है फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।